Hello and welcome to our YouTube channel Raj Malhotra's IAS. Continuing with the Smart Crash Course topic in polity. तो today we will cover all these topics. सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ अभी जजेस की इंक्रीज करी थी पार्लियामेंट ने, तो उसी के संदर्भ में उसी के साथ we will discuss appointment of judges, removal of judges. There was a judgment given by Supreme Court with regard to Chief Justice of India, bringing Chief Justice of India's office under RTI. So we'll discuss that. Acting Chief Justice, Regional Bench of Supreme Court, jurisdiction of Supreme Court, and specifically Article 131, which was in news throughout the year, and this was a project which was started by Delhi High Court. So we'll discuss all these things. So starting with the first topic, that is the Supreme Court strength increased. So recently Parliament brought in a bill and which was passed, which sanctioned the strength of Supreme Court from 31 to 34. Earlier, the strength of Supreme Court was 31, including the Chief Justice of India. That means 30 plus 1. And now it has been increased to 34. That is 33 plus 1. That means now there can be 33 judges of Supreme Court plus the Chief Justice of India, taking the cumulative strength to 34. So that is recently such kind of bill was passed. तो ये पावर कहाँ से आती है पार्लियामेंट के पास, दैट इज ऑल्सो टू बी सीन. तो ये बात आती है आर्टिकल 124 के संदर्भ में या आर्टिकल 134 के अंडर. तो जहां हम बात करते हैं आर्टिकल 124, आर्टिकल 134 नहीं, आर्टिकल 124 के अंडर. तो आर्टिकल 124 की जहां हम बात करते हैं, तो इन द बिगिनिंग देयर वर अराउंड इन आर्टिकल 124 देयर वाज फिक्स दैट देयर विल बी 8 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस. तो ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता रहा, चेंज होता रहा, कंटिन्यूएशन में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स कर करके जो जजेस की स्ट्रेंथ थी दैट वाज ब्रॉट टू 31. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 2009 में लास्ट अमेंडमेंट करी थी, जब 25 से 31 स्ट्रेंथ लेके गए थे. पर अब 2019 में इस को 31 से 34 ले गए. ठीक है जी. अब यह स्ट्रेंथ को चेंज करने के लिए करना क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से, दैट मीन्स मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस्ड अबाउट द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द मेजॉरिटीज. तो राइट, तो दैट इज सिंपल मेजॉरिटी, दैट मीन्स मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर बिल पास कर देते हैं तो जजेस की स्ट्रेंथ जो है दैट कैन बी इंक्रीज्ड. तो दोनों हाउसेज ने पास किया एंड अल्टीमेटली द स्ट्रेंथ वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 31 टू 34. एंड दिस वाज वेरी एसेंशियल. व्हाई दिस वाज कंसीडर्ड टू बी एसेंशियल? बिकॉज ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस. ठीक है, जैसे कि हिंदुस्तान में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं कि इफ यू टॉक अबाउट द डाटा गिवन बाय द गवर्नमेंट, देन अलोन इन सुप्रीम कोर्ट देयर आर अराउंड 57,000, मोर देन 57,000 केसेस पेंडिंग अलोन इन सुप्रीम कोर्ट. तो जुडिशरी की भी और बाकी लोगों की भी, क्रिटिक्स की भी बार बार डिमांड रहती थी कि जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहिए. तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाया और 3 जजेस को इंक्रीज करा. राइट. तो इसी के साथ वी विल अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस प्रोविजन इज गिवन अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की. अब यहां पे बात क्या की जाती है, दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट द जजेस. ठीक है. अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है, दैट नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन डिस्कस्ड दैट हाउ मेनी जजेस आर टू बी कंसल्टेड. राइट. तो यहां पे लिखा दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद सीजीआई. President of India in consultation with CGI can appoint the judges. अब इसी में क्या बात आई, that while appointing the CGI, right, while appointing the Chief Justice of India, he may consult such number of judges as he may deem necessary. तो यहाँ पे हम हमेशा बात आई एज ही मे डीम नेसेसरी. देयर वाज नो स्पेसिफिक प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो प्रेसिडेंट हैं वो कितने जजेस को कंसल्ट करेंगे. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी. अब यहाँ पे ही कौन है, ही मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Right. And other judges are also appointed by the president after consulting CGI and such other judges of Supreme Court and High Court as he deems necessary. तो मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या कि प्रेसिडेंट के पास पावर रख दी गई एक तरह से, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझें, एंड अल्टीमेटली ये भी नहीं बताया गया कि कितने नंबर ऑफ जजेस को कंसल्ट करना रिक्वायर्ड होगा या मैंडेटरी होगा.
ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि किस तरह इवॉल्व हुआ, पर एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो जो कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये ऑब्लिगेटरी है, राइट। तो अब हम बात करते हैं जो कि हमने एवोल्यूशन देखा, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस, कि किस तरह जो आज हम अक्सर सुनते हैं वर्ड कॉलेजियम, वो कॉलेजियम कहाँ जाके स्टैब्लिश हुआ उसकी बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जैसे हमने बात करी, तो उसके बाद सबसे पहले जब कोर्ट के सामने मुद्दा आया दैट वाज इन फर्स्ट जजेस केस और एसपी गुप्ता केस। 1981 का ये केस है, फर्स्ट जजेस केस और एसपी गुप्ता केस। इस फर्स्ट जजेस केस में कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट कहता कि कंसल्टेशन जो है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट कहता कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा या उनको कंसल्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा, दैट प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच कंसल्टेशन विल बी इफेक्टिव कंसल्टेशन। इफेक्टिव कंसल्टेशन का मतलब क्या हुआ, दैट देयर विल बी अ रिटन consultation by the president with the chief justice of India, right? But the consultation does not mean concurrence, कि आपको ये नहीं होना चाहिए that it is effectively, ये नहीं होना चाहिए कि whatever the chief justice has said that was not made binding on the president। तो मतलब ultimately still it was the president or the executive which had final say in appointments, फाइनल से इन अपॉइंटमेंट्स, राइट। तो इसके बाद आया सेकंड जजेस केस। अब ये सेकंड जजेस केस जो था, जैसे यहां पे 1993 में आया, इसका दूसरा नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। अब इसमें क्या बात करी, इसमें इन्होंने क्या कह दिया, इन दिस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल फर्दर कंसल्ट द टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने की बात कर दी गई। अगेन दिस वाज टू बी इफेक्टिव कंसल्टेशन। और यहां पे एक चेंज क्या आया, यहां पे इन्होंने चेंज लाए कि जो भी डिस्कशन होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट के बीच में, वो कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंस वाली बात सबसे पहले यहां पे आई, राइट। सेकंड जजेस केस में कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंस वाली बात आई। अब इसके बाद फिर इवॉल्व हुआ, और जो लास्ट केस, इंपॉर्टेंट केस जो था जहां पे कॉलेजियम जैसी चीज को एस्टेब्लिश करा गया, दैट वाज थर्ड जजेस केस। तो इस थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का ये केस है सॉरी, इस केस में, थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वाइल अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि पहले जहां पे सिर्फ और सिर्फ ये बात हो रही थी दैट प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द चीफ जस्टिस एंड चीफ जस्टिस विल फर्दर कंसल्ट द 2 सीनियर मोस्ट जजेस, यहां पे क्या कह दिया गया, दैट प्रेसिडेंट विल कंसल्ट the group of chief justice of India and 4 senior most judges of Supreme Court, thus hereby forming the term collegium or hereby constituting the idea of collegium। ठीक है, तो प्लुरलिटी ऑफ जजेस के हिसाब से इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कर दी कि जो कंसल्टेशन है दैट विल नॉट ओनली बी विद वन पर्सन, कंसल्टेशन विल नॉट ओनली बी विद वन पर्सन बट कंसल्टेशन विल बी विद द entire group of CGI and 4 senior most judges of Supreme Court. Again that consultation had to be effective consultation। अब ये चीज चल रही थी कि अब इन दोनों जजमेंट्स में बात क्या हुई अल्टीमेटली, कि जजेस की अपॉइंटमेंट में जुडिशरी का स्ट्रॉन्ग होल्ड या जुडिशरी का फाइनल ओपिनियन मानना जाने लगा। अब इसके बाद थोड़ी सी ओपेकनेस हुई तो कई सारे मुद्दे भी उठे। उसके बाद लास्ट में एक फोर्थ जजेस केस भी आया, ठीक है जी। फोर्थ जजेस केस जो है, दिस फोर्थ जजेस केस इज रिलेटेड टू एनजैक। एज एवरीबॉडी नोज, एनजैक इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। दिस वाज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिस वाज 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, and this was declared
अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दिस वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें बात क्या की गई, इसमें ये कह दिया गया दैट सीजीआई एक एनजैक बनेगा, अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा, जो अपॉइंटमेंट्स की बात करेगा। उसमें क्या कह दिया गया, उसके जो मेंबर्स होंगे सीजीआई, ही विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, सीजीआई विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। सेकंड मेंबर विल बी 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थर्ड विल बी लॉ मिनिस्टर, मतलब एग्जीक्यूटिव को भी साथ ही इंक्लूड कर लिया गया। एंड फोर्थ विल बी 2 एमिनेंट पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कमिटी। 2 एमिनेंट पर्सन, मतलब जिनको नॉलेज होगी अच्छी खासी लॉ की, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, उनको नॉमिनेट किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा। अब इस कमेटी में मेंबर कौन होंगे, इस कमेटी में मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा। तो ये 3 की एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी इन 2 एमिनेंट पर्सन्स को नॉमिनेट करेगी। एंड अल्टीमेटली ये सारे जो हैं ये एनजैक की फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। तो दिस वॉज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेटिंग दैट देयर विल बी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन द जुडिशरी which will be harmful for judicial independence and it also violates the concept of separation of power. So कोर्ट ने क्या बोल दिया कि this is unconstitutional। तो फाइनली एट प्रेजेंट भी जो एक्सेप्ट किया जाता है या जिस से बेसिस पे अपॉइंटमेंट होती है, दैट इज थर्ड जजेस केस, राइट, कि जो कॉलेजियम वाला कॉन्सेप्ट है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इसी के साथ साथ चलते हुए हम ये भी देख लेते हैं दैट हाउ द रिमूवल ऑफ जजेस और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, राइट। तो रिमूवल ऑफ जजेस का जो प्रोसेस है ये भी आर्टिकल 124 के अंडर ही दिया हुआ है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में बात आती है दैट देयर शैल बी अ प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, तो अगर आप पिछली बार का पेपर उठा के देखते हो, मतलब 2019 का अगर आप प्रीलिम्स उठा के देखते हो, तो उस प्रीलिम्स में आपको एक सवाल भी मिलेगा जो रिमूवल ऑफ जजेस की बात करता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, दर्दन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको इम्पीच करने के लिए मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 बात क्या करता है, दैट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टू बी रिमूव्ड, दैट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप स्लाइड को एक बार बाद में अपने आप पढ़ लेना, मैं आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देता हूं। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टू बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट अपॉन द एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट, अपॉन द एड्रेस ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और ये एड्रेस कैसे होना चाहिए, दिस शुड बी बाय स्पेशल मेजोरिटी, दिस शुड बी बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड द ग्राउंड्स कैन बी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और incapacity, proved misbehavior और incapacity, these can be the 2 grounds। but कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बनाया कि किस प्रोसीजर पे होगा। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 5 पार्लियामेंट को पावर देता है, आर्टिकल 124 क्लॉज 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट को पावर देता है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्मुलेट अ प्रोसीजर और टू ले डाउन अ प्रोसीजर विद रिगार्ड टू रिमूवल ऑफ जजेस। अब इसी प्रोसीजर या इसी पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने जजेस इंक्वायरी एक्ट की एस्टेब्लिशमेंट करी, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की एस्टेब्लिशमेंट करी। अब है क्या, दैट अ मोशन with regard to the removal of judge, a motion with regard to the removal of judge can be introduced in either house। ठीक है जी, it can be introduced in either house, but if it has to be introduced in Lok Sabha, then 100 members of Lok Sabha should back it, or if it has to be introduced in Rajya Sabha, then 50 members of Rajya Sabha should back it, right? That means it can be introduced in any house। इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ठीक है जी, कि इंट्रोडक्शन ऑफ सच रेजोल्यूशन कैन बी
in any house, 100 members of Lok Sabha should back it if it is in Lok Sabha, and if it is in Rajya Sabha, then 50 members of Rajya Sabha should back it. Now the admission of such motion is based on presiding officer, that there may be a condition that presiding officer may or may not accept it. यही एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के पेपर में, that many people were not aware that whether the chairman or the presiding officer can accept it or reject it, right? So it depends upon the presiding officer, that presiding officer may or may not admit it, right? So admission of presiding officer may or may not admit it, right? Next is that the house, the first house in which the motion has been introduced, that house will formulate a committee. That house will formulate a committee, investigating committee जिसको हम कहते हैं, which shall comprise of Chief Justice of India or Judge of Supreme Court. 3 member ये कमेटी होगी, Chief Justice of India, Judge of Supreme Court, Chief Justice of High Court, किसी भी हाई कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. ये 3 मेंबर्स होंगे इस कमेटी के, विच विल इन्वेस्टिगेट द चार्जेस जो कि जज के ऊपर लगाए गए हैं. नाउ दिस कमेटी विल सेंड अ रिपोर्ट टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, राइट? That will send a report to the presiding officer of that particular house, and based on this committee, the house will vote, and if house passes it with a special majority, it will go to the second house. Second house also passes it with the special majority, it will go to the president, and president has to give his assent. Then finally the president will give his assent and the judge will stand removed. So this is the entire process of the removal of judges. तो you can also go through this slide which further explains कि किस तरह से प्रोसीजर जो है जजेस का उसकी बात की गई है, right? Next is a very important topic which was in discussion and which was in news last year, this year, that was Office of CGI and RTI Act. इस प्रोसेस में बात क्या आई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, he gave a verdict bringing the office of Chief Justice of India under the definition of public authority. ठीक है, अब आरटीआई एक्ट में पब्लिक अथॉरिटी से, जो पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन के अंदर ऑफिसेज होते हैं, द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड विद रिगार्ड टू दोज पब्लिक ऑफिसेज, राइट? तो पब्लिक अथॉरिटी जो थी, पब्लिक ऑफिस जो था, उसको डिक्लेयर कर दिया गया, पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को. अब हुआ क्या, इसका बैकग्राउंड क्या था कि 1997 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल करके, उन्होंने 3 पिटीशन फाइल करी थी. उन पिटीशंस के ऊपर 1997 से लेके मुद्दा चल रहा था. अब उस पिटीशन में उन्होंने पूछा क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, दैट वेदर ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू द सीजीआई फॉलोइंग द रेजोल्यूशन पास इन 1997. 1997 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो जजेस हैं, दे विल डिक्लेयर टू द सीजीआई द एसेट्स होल्डिंग on their own name, their spouse's name and in the name of any person dependent on them. कि जो भी जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट्स के भी, वो अपने अपने सीजीआई को एक एसेट होल्डिंग की परफॉर्मा देंगे, एफिडेविट देंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि उनकी एसेट होल्डिंग कितनी है, उनके वाइफ की एसेट होल्डिंग कितनी है, अगर कोई उन पर डिपेंडेंट है उनकी एसेट होल्डिंग कितनी है. तो 1997 में जो उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी, ही जस्ट वांटेड टू नो दैट वेदर ऑल जजेस हैव कंप्लाइड टू दिस पर्टिकुलर डिसीजन और नॉट. वहीं से सारा मुद्दा स्टार्ट हुआ. तो उस टाइम पे जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे सीजीआई के या सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने बोल दिया कि सच इशू कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, राइट? तो दे वेंट टू this issue went to CIC, that is चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उस टाइम पे वजाहत हबीबुल्ला साहब थे. इनके बेंच ने, जो CIC का बेंच होता है, इसने फैसला लिया और ये कह दिया कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए. तो जो CPI हो है, ये सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, दे वेंट टू दिल्ली हाई कोर्ट. इन्होंने बोल दिया कि जो CIC ने ऑर्डर दिया है दैट इज रॉन्ग, वी विल नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन. तो हाई कोर्ट ने बोला कि जो CIC ने फैसला दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, right? तो after that, after the decision given by High Court, they went to the larger bench of High Court. तो larger bench of High Court ने क्या बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया कि जो divisional bench ने फैसला दिया है that is absolutely correct. After this, the CPIO moved to Supreme Court.
तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी उसमें फैसला नहीं दिया अनटिल एंड अनलेस उन्होंने बोल दिया कि हाई आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया। तो अल्टीमेटली इन 2018 द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उन्होंने क्या फैसला दिया, उन्होंने कह दिया कि जो आरटीआई है उसके अधीन सीजीआई का ऑफिस आएगा। दैट मीन्स द ऑफिस ऑफ सीजीआई will be declared as a public authority under RTI and questions can be asked to the office of CGI. But he said that one thing should be understood, that this tool of RTI should not be made a tool of surveillance, कि किसी भी तरह से जुडिशियल या जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हार्म नहीं पहुंचाया जाना चाहिए कि जुडिशरी अपना काम ना कर पाए। अदरवाइज ऑफिस ऑफ सीजीआई वाज कंसिडर्ड एंड वाज मेड अंडर द आरटीआई Act, right? So this was in news throughout the year. Another thing which was in news with regard to the judiciary was the concept of acting chief justice. So I hope everybody knows that what is acting chief justice. अब acting chief justice होता क्या है? That there may be a condition when the chief justice of India's office is vacant. When the office of chief justice of India is vacant or he is unable to perform his duties. Unable to perform his duties. So at that time an individual can be appointed by the president as an acting chief justice. ठीक है, तो अब हुआ क्या कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस दे दिया, ये ऑर्डर दे दिया कि जो भी आदमी एक्टिंग चीफ जस्टिस है या जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा उसको पेंशन जो है दैट विल नॉट बी गिवन एज पर और विद रिगार्ड टू द सिटिंग चीफ जस्टिस। कि अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है और उसकी पेंशन है एक्स अमाउंट, एक आदमी है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हुआ तो वो नॉर्मल जज था सुप्रीम कोर्ट का या नॉर्मल जज था हाई कोर्ट का, तो उसकी पेंशन है वाई अमाउंट। तो अब एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट ही इज गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ, इसको ऐसे समझते थोड़ा एक्स वाई से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि एक जज है, एक है चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस की पेंशन है सपोज ₹100, दूसरी तरफ है जज, जज की पेंशन है ₹50। अब थोड़ी देर के लिए जज वॉज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो कोर्ट ने क्या बोल दिया, कोर्ट कहता कि अगर किसी को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा तो दैट डज नॉट मीन दैट ही विल बी गिवन द पेंशन ऑफ ₹100 और द पेंशन ऑफ इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस। तो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे तो इनकी पेंशन जो है दैट विल बी कंटिन्यू टू रिमेन एज अ सेम ऑफ अ जज बट नॉट एज अ चीफ जस्टिस, ठीक है। तो यही मुद्दा था जो अंडर डिस्कशन था, बट द प्राइमरी थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दिस वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू साहब। उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि यार द सुप्रीम कोर्ट शुड सेट अप 4 रीजनल बेंचेस, ठीक है। अब ये मुद्दा पहली बार नहीं इन न्यूज आया, ये बहुत बार बात हो चुकी है। इवन द सुप्रीम कोर्ट इन 1986 बैक इन 1986 रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील विद 4 रीजनल बेंचेस, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ठीक है जी। अब है क्या, the problem is that everybody who has to go to Supreme Court has to come from any part of India to Delhi, ठीक है। whether somebody has to come from northeast or somebody has to come from south India, everybody has to come to Delhi, तो which ultimately leads to adversary of justice। कि ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस क्या होता है कि एक तरह से कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, दैट सम पीपल हु डू नॉट अफोर्ड दे टेंड टू अवॉइड, राइट। तो इससे होता क्या है कि जस्टिस डिनाइड। अब कोर्ट ने या पहले भी बोला हुआ है या फिर अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला और बहुत सारी कमिटीज ने बोला था दैट इवन लॉ कमीशन हैज आस्क्ड और told to set up certain regional benches so that it is easier for the people belonging to that particular area to move to court and their justice is not denied। तो अब ये करना पॉसिबल है because under article 130 it says that Supreme Court may sit at places other than Delhi। It is not important that Supreme Court only has to sit in Delhi, Supreme Court can sit on any other place outside Delhi as well on the order of Chief Justice of India। कि अगर Chief Justice of India with prior approval of President,
कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट अगर ये इशू कर देते हैं ऑर्डर दैट देयर मे बी द रीजनल बेंचेस और देयर मे बी अ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट आउटसाइड इंडिया, तो दैट कैन बी मेड पॉसिबल, राइट। तो अब इसी चीज को लेके बात हुई थी, तो यू शुड बी अवेयर दैट देयर कैन बी अ कॉन्सेप्ट दैट सुप्रीम कोर्ट में सिट आउट ऑफ दिल्ली, आर्टिकल 130 के अंडर ये बात की गई है। दूसरी बात कि इसका ऑर्डर कौन देगा, द ऑर्डर विल बी गिवन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ president, and more importantly no constitutional amendment would be required to set up such benches. The constitution not has to be amended, it is only the order that has to be passed by the chief justice of India, right? So this was the concept of regional benches of Supreme Court. Now moving on to article 131. So article 131 was in news because the Kerala government or the state of Kerala went to the Supreme Court against the Citizenship Amendment Act. ठीक है, they filed a petition under article 131 of the constitution. This article 131 of the constitution is the original and exclusive jurisdiction of Supreme Court. Now you need to understand what is the original jurisdiction or the exclusive jurisdiction of Supreme Court. So in this context we need to understand the jurisdiction of Supreme Court. Jurisdiction of Supreme Court. Now the Supreme Court of India has original jurisdiction. Under this original jurisdiction, the Supreme Court can solve the conflicts with regard to center and state. ठीक है, कि जो फेडरल प्रिंसिपल्स या जो फेडरल इश्यूज होते हैं कि इफ देयर is a conflict between the center and the state that can be solved under Supreme Court, original jurisdiction. If there is an interstate conflict that can be solved under original jurisdiction, and if there is a conflict based on two or more states on one side, two or more states on one side and center on the other, so that comes under the original jurisdiction of Supreme Court, right? Next is the writ jurisdiction of Supreme Court. Writ jurisdiction of Supreme Court is basically article 32 of the constitution. Okay, that we have already discussed in one of the previous videos. Third is the appellate jurisdiction of Supreme Court. This appellate jurisdiction of Supreme Court can be divided into three parts. One is the civil, second is criminal, and third is constitutional. सिविल आप एक बार देख लेना कि सिविल एपिलेशन क्या होता है, क्रिमिनल में देख लेना एक बार कि किसी भी क्रिमिनल केस में अगर हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है तो द पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होता है दैट इफ एनी लॉ और एनी इशू रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, कि इफ मैटर रिक्वायर्स interpretation of the constitution, then there can be an appeal to the Supreme Court. Interpretation of constitution, then there can be appeal to the Supreme Court, right? So that can be appellate jurisdiction. One very important with regard to the appellate jurisdiction, with regard to this particular context, is special leave petition. So this has been in news, or this was in news as well. Special leave petition, article 136 of the constitution. So this concept of special leave petition is basically a discretionary power of Supreme Court. This is a discretionary power of Supreme Court that if a petition is filed in front of Supreme Court, for example, there are chances or there are many tribunals whose decision cannot be challenged in Supreme Court, but a special leave petition can be filed. In the case of special leave petition, if a petition is filed in Supreme Court, the Supreme Court is not constitutionally bound. Supreme Court is not constitutionally bound to accept, but it may depend upon the Supreme Court that whether it wants to accept it or not. That is why we have said that it is a discretionary power of Supreme Court, right? It can be a decision of tribunal, it can be decision of any other court except obviously मिलिट्री कोर्ट, ठीक है. मिलिट्री कोर्ट तो बाय चांस किसी भी तरह से आप स्पेशल लीव पिटीशन के अंडर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते.
अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, दैट सुप्रीम कोर्ट वेदर वांट्स टू एक्सेप्ट इट और नॉट. दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर. Another kind of a very important jurisdiction of Supreme Court is advisory jurisdiction under Article 143 of the Constitution. Now, this advisory jurisdiction is divided into two parts. First is a pre-constitutional matters, that president may seek the advice. That president may seek the advice. अब advisory jurisdiction में क्या होता है? That president may seek the advice of the Supreme Court on two matters. One can be the pre-constitutional matters, and second can be the post-constitutional matters or matters of urgent matters of law. ठीक है जी, post-constitutional और matters of fact. मैटर्स ऑफ फैक्ट और जनरल इंपॉर्टेंस. तो ये दो चीजें होती हैं जिसपे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ इन द केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस. सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस. वेयर एज इन द केस ऑफ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सुप्रीम कोर्ट इज not bound. कि सुप्रीम कोर्ट कंपल्सरी नहीं है, इट इज ऑन सुप्रीम कोर्ट, इज नॉट कंपल्सरी दैट वेदर सुप्रीम कोर्ट हैज टू गिव एडवाइस और नॉट. बट इन बोथ दीज केसेस प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो एडवाइस. दैट प्रेसिडेंट फॉलो करें एडवाइस ना फॉलो करें, दैट इज एंटायरली अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Right. So these are the certain jurisdictions which are with regard to the Supreme Court of India. Original jurisdiction, writ jurisdiction, appellate jurisdiction, special leave petition, and advisory jurisdiction. I hope you are clear with the basic concept of these jurisdictions. Now coming back to Article 131. तो आर्टिकल 131 में ये एक तरह से ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, ये जहां बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? दैट नो हाई कोर्ट has such power. No high court has such power. That is the meaning of exclusive jurisdiction. ठीक है जी. तो exclusive jurisdiction क्या है? That if there is a conflict between union and state, state and state, union and two or more states on other side. Right. Another kind of exclusive jurisdiction with the Supreme Court is to solve disputes which arise out of presidential and vice presidential elections. That is also kind of a exclusive jurisdiction of Supreme Court. So, what are the requirements for invoking Article 131? पहली तो है parties to the dispute. That if the party to the dispute must be the state or the center. कि सरकार ही, कि गवर्नमेंट ही एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट जा सकती है. ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम आदमी, कि मैं और आप उठ के कोर्ट नहीं जा सकते ये कहते हुए कि यार कि हमें ना सेंटर का फैसला पसंद नहीं आया, इट इज अगेंस्ट द स्टेट. तो आर्टिकल 131 कैन नॉट बी इम्पोज और कैन नॉट बी इन्वोक्ड बाय एनी इंडिविजुअल. इट कैन बी ओनली एंड ओनली इन्वोक्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट. राइट. दूसरी बात क्या है? सब्जेक्ट मैटर. कि सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट, इट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. जैसे कि अभी CAA के अगेंस्ट गए हैं, ऐसे नहीं है कि हमें बोल दें कि हमें सरकार पसंद नहीं आई, इसको चेंज करो. तो मैटर ऑफ लॉ ही होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ ही होना चाहिए. पर इसके साथ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस क्या है? दैट आर्टिकल 131 डज नॉट extend to the dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sand or any similar instruments in India entered before the commencement of Constitution. कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई एग्रीमेंट या किसी तरह की ट्रीटी साइन कर ली हुई है सरकार ने या करी हुई थी सरकार ने, तो उसके ऊपर आर्टिकल 131 इन्वोक नहीं किया जा सकता. Right, so it is not applicable, or Article 131 cannot be applicable, cannot be invoked on pre-constitutional treaties or agreements. And second exception is interstate river water dispute. As everybody knows that it falls under Article 262 of the Constitution, not 131. Right, so this is the basic of Article 131 and jurisdiction of Supreme Court. And last is zero pendency of court's project.
अब ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें आपने याद क्या रखना है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय, दैट रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट ऑन इट्स पायलट प्रोजेक्ट टाइटल्ड जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स, कि दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो दिल्ली में है, जैसे पटियाला कोर्ट है दिल्ली में, उन सब का भी इसमें जो रिकॉर्ड है वो मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वेयर टू स्टडी एक्चुअल रियल टाइम फ्लो ऑफ केसेस फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन टिल द फाइनल डिस्पोजन, कि कितना टाइम लगता है केस को जब अब फाइल किया जाता है, कि जिस दिन केस फाइल किया जाएगा उस दिन से लेके टोटल कंप्लीट फैसला सुनाने तक या फाइनल डिस्पोजिशन तक, डिस्पोजल तक कितना टाइम लगता है। Everything is mentioned under or has to be checked under this zero pendency case reports, right? So that is it with regard to today's lecture.